चलिए। हेलो। हाँ। और सब बताइए, क्या हाल चाल है? ठीक है। छुट्टी में क्या सब किए? हाँ। रिवीजन किए हैं? दीजिए कॉपी, पूछते हैं। दीजिए। कहाँ था हो? ऊपर में था। कौन, ऊपर वाले क्लासरूम में? तो ऊपर वाले क्लासरूम में आप क्या करने गए थे? घूमने गए थे? हैं? ऊपर चल जाती है काहे? आईडी कार्ड, कोई बोल रहा है आईडी कार्ड नहीं था, कोई बोला सीट नहीं था। ये लगता है कोनो लड़की का है। काहे कि इसमें फोटो लड़कीए का है। हल्ला मत कीजिए। ऐसे कई काहे करते हैं आप लोग हो? आपका है? आपका है? क्या लॉक है? बोलिए ना। लॉक बोल दीजिए, हम खोल देंगे, हमको विश्वास हो जाएगा कि आप ही का है, आपको हम दे देंगे। बोलिए लॉक। कैसे? बोलिए। ऐसे? 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 खुल गया, दीजिए। सेट फोन एज डिफॉल्ट, ये क्या है? लास्ट कॉल किसको किए हैं? कॉल लिस्ट खोल के दीजिए। कॉल लिस्ट। पता नहीं सब इतना अथी लगा के रखती है। दीजिए। डिलीट नहीं न कर रही है जी। दीजिए। ओ। लास्ट कॉल किसको किए हैं? फ्रेंड को। बाप रे, इससे आप इतना बात करते हैं हो? मतलब लिखा हुआ है बेस्टीज। बेस्टी। बेस्टी लिखा हुआ है। और कॉलेज फ्रेंड है। हल्ला मत कीजिए। ठीक है। आप ही का है। कहाँ घर है आपका? मधुबनी। भागलपुर। ओ। संचिता बसु वहीं के ना है? ओ, उसी के डिस्ट्रिक्ट की हैं आप ना? पता नहीं हमको क्या मतलब कहीं की तो है। चलिए। यानी ईमानदार लोग आज भी है। अब अगर चोर बेईमान होती तो उसको लगता कि मोबाइल है, हजारों रुपया में बिक न जाएगा। बेच के 1,000 रुपया का लिपस्टिक खरीद लेती। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको पार्टी दे दीजिएगा जो मोबाइल दी है। समझे? तब मार मत कीजिए। बच गया मोबाइल आपका चोरी होने से। संयोग में नहीं, ये लड़का के हाथ में नहीं गया। नहीं तो देवो नहीं करता। दे देता। नहीं देता। यानी तुम लोग के मुताबिक लड़का चोर होता, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। हाँ। तो तुम लोग तो बड़ी राजा हरिश्चंद्र है। चलिए। तो शांत हो जाइए अब आप सब लोग। ठीक है। जानते हैं, जैसे
जिस भी लड़की को मोबाइल मिला होगा वो आज आप इसको रिटर्न न कर दिए, कल के डेट में आप देखिएगा आपके साथ भी कभी ऐसा होगा, आपका मोबाइल खो जाएगा ना, वो आपको मिल जाएगा। कलयुग में सबसे बेहतरीन चीज यही है, जो जैसा कर्म करता है वैसा पाता है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे लोग हैं क्लास में, जान करके काफी अच्छा लगा हमको। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अब। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग जो है छुट्टी में रिवीजन किए होंगे, सरस्वती पूजा मनाने के साथ साथ। एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं हम आप लोग से, समझ गए? आप लोग थोड़ा थोड़ा जवाब दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं, ठीक है, तब पूछेंगे। हर बैच में पूछे हैं तो आप लोग से काहे नहीं पूछेंगे? चलिए खड़ा हो जाइए हीरो, खड़ा होइए, बताइए पेंजिया का नामकरण कौन विद्वान किया था? हाँ, क्लास छूटा हुआ है, काहे बाबू? कौन सी का एग्जाम हो? पाठ करते रहिए यही सब। चलिए हीरो खड़ा हो जाइए। हाँ आपकी। ओ आपका दूसरे दिन है। ओ अच्छा ठीक है, फिर भी खड़ा रहिए। चलिए दीदी जी खड़ी हो जाइए। म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? हाँ, चलिए चलिए बाबू आप खड़ा हो जाइए। नहीं, नामचा बरवा नहीं कहते हैं, अराकान योमा कहते हैं। हाँ वो तो हम ना बोले, आप थोड़े बोले हैं। हाँ, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन है? हाँ बाबू खड़ा हो जाइए। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन कितने वर्ग में किया गया है? सिगरेट खूब पीते हैं ना? होंठ काहे काला है? कि गांजा पीते हैं? स्मोकिंग करने वाला लोग का ही होंठ काला होता है। देखिए मेरा काला है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा मेरा काला। इसका भी नहीं, ये भी नहीं पीता है, नहीं पीता है जी। स्मोकिंग करते हैं ना? कैसे कीजिए ना? ना आप करते हैं, आप कुछ भी करिएगा हम विश्वास से नहीं माने। मत कीजिए, गलत चीज है। कभी काल करते हैं तो कोई बात नहीं, डेली मत कीजिए। चलिए खड़ा हो जाइए बाबू। विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? इंडोनेशिया। लोरेंसिया सबसे बड़ा प्रद्वीप है, हे भगवान। तुमसे नहीं ना पूछे हैं बाबू, जिससे पूछते हैं उसी को जवाब देने दो। काहे नहीं पढ़ता है यार? काहे? सरस्वती पूजा में? ओ, तो सरस्वती पूजा में तो छुट्टी था, ये तो पहले पढ़ाए हैं बाबू। नहीं पढ़े हैं? कहाँ गए थे, मौसी गाँव? चलिए दीदी जी सब खड़ी हो जाइए। कौन चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध है?
है अंदरो। नहीं पढ़ने में मन लगता है। चल जाइए घर, घास छीलिए, भैंस गाय को खिलाइए। खड़ा हो जाइए बाबू, खड़ा हो जाइए। चट्टान निर्माण का क्रम बताइए। दीदी जी खड़ा हो जाइए। ओडिशा के तट को क्या कहते हैं? हैं? बैठ जाइए। हाँ हीरो, खड़ा हो जाइए। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल मील? खड़ी हो जाइए आप। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? हैं? कितना किलोमीटर? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? 5। बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए बाबू, खड़ा हो जाइए। क्या कुछ कहना है? फर्स्ट क्लास है। ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए बाबू। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए दीदी जी खड़ी हो जाइए आप। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, कुछ कहना है? मौसी बीमार थी कि क्वेश्चन पूछे? हाँ। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन सा महादेश आता है? हाँ, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। हाँ हीरो, खड़ा हो जाइए। हीरो, खड़ा हो जाइए, बताइए। भारत में जैव विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट? चलिए, हाँ चश्मा। हाँ। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र का जैव विविधता ज्यादा है या पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। बैठ जाइए। चलिए, देखिए क्या हाल है। लड़का कोई जवाब दिया है बाबू? कौन जवाब दिया है? हाँ एगो। लड़की क्या को जवाब दी है? एगो, दूगो, तीन गो। हाँ, लड़का से पढ़ने में बढ़िया तो लड़किए है। लड़की में एगो, दूगो, तीन गो, तीन तीन छह गो को खड़ा किए, तीन गो जवाब दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़का में एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, नौ गो। नौ गो को खड़ा किए तो एगो जवाब दिया। अरे बाप रे। तो सुनिए, अब 1 मिनट, गुरुजी लोग सुन लीजिए, फिर पढ़ेबे करेंगे हम। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं जब भी छुट्टी होता है, किसी पर्व त्योहार में ही छुट्टी होता है, तो जो पर्व या त्योहार में छुट्टी होता है उसमें आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप रिवीजन करते तो आप जवाब देते।
और छुट्टी देते हुए भी हम बोलते हैं पहले पढ़े हुए पाठ्यक्रम का रिवीजन करें आप। और जीएस जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर बनेगा। और कुछ क्या कहेंगे हम आपको, कहने लायक आप हमको थोड़े छोड़े हैं जो आपको कुछ कहे। सब काम कीजिए, लेकिन साथ में जो सबसे मूल काम है पढ़ाई करना वो भी कीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसा न है कि सिर्फ इतने लोगों का ये हाल है, 70% लोगों का ये हाल है। अगर 100 गो लड़की है, ऐसे 100 गो लड़की से ज्यादा लड़की आप लोग बैठी हुई हैं, 100 में से 40 गो लड़की पढ़ने वाली है, 60 गो नहीं पढ़ने वाली है, 40 गो पढ़ती है, 60 गो नहीं पढ़ती है। और लड़का में रेशियो 100 गो में से 25 गो पढ़ने वाला है, 75 गो पढ़ने वाला नहीं है। तुम लोग से बेहतरीन लड़की है यहाँ की, ठीक है। उससे भी वही पूछे जो पढ़ाए थे, और तुम लोग से भी वही पूछे पूछे जो पढ़ाए हैं। बैठ जाओ, क्या करेंगे, हम भी कितना मारे, नहीं मारेंगे अब। बैठ जाइए महारानी लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा क्या लीजिएगा, मेरा थोड़े कुछ लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। मेरा तो जो होना था बाबू हो गया। हमको तो जितना कष्ट करना है करिए रहे हैं, तुम अपना जानो, ठीक है। आइए, हिमालय पर्वत पढ़ा रहे थे और हिमालय पर्वत का विभाजन पढ़ा रहे थे। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत के विभाजन को पढ़ा दिए थे और दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत के विभाजन को पढ़ा दिए थे। और फिर भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत के विभाजन को पढ़ाएंगे। तो हेडिंग मारिए, भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन। 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 आइए अब बोर्ड पे गुरुजी लोग, दीदी जी लोग आ जाइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आइए, समझिए। देखिए, भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत के विभाजन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज 7 फरवरी है और आज से ही 71वीं बीपीएससी मेन 71वीं बीपीएससी का बैच आना था। लेकिन क्लासरूम वहां पर तैयार है, लेकिन जो मेन क्लासरूम है ना वो तैयार नहीं हुआ है। सब चीज हो गया है, उसमें रंग पेंट एक बाकी रह गया है। मतलब काम जो है पूरा कुल मिलाकर के नहीं हो पाया है। लाइटिंग का काम नहीं हो पाया है और पेंटिंग का काम नहीं हो पाया है। ऐसे उम्मीद था कि हो जाता, लेकिन सरस्वती पूजा के वजह से जो है, संस्थान में भी सरस्वती पूजा हुआ था तो हम उसी में व्यस्त रह गए। सब कोचिंग का स्टाफ सब भी उसी में व्यस्त रह गया और फिर काम पूरा नहीं हो पाया, समझे। तो उसी वजह से जो है, ऐसे 15 तक में काम पूरा हो जाता, लेकिन अब रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिए ताकि सब काम हो जाए पूरा, समझे। तो 71वीं बीपीएससी के बैच के डेट को एक्सटेंड किए हैं और 21 फरवरी हो गया है। 7 फरवरी के जगह जो है ना 21 फरवरी हो गया है। थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन हम लोग दुरुस्त रूप में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि बैच नहीं आएगा, बैच 100% आएगा, समझ गए। क्योंकि बीपीएससी मेंस बैच की शुरुआत कर दिए हैं। और जहां तक प्रीलिम्स एग्जाम का सवाल है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है इससे भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें
कि 70वीं बीपीएससी में अपने संस्थान से अनेकों छात्र है जो 100 से ज्यादा मार्क लाया है, और पूरे 70वीं बीपीएससी में मात्र 1100 लोग हैं जो 100 प्लस मार्क लाया है, उसमें अपने संस्थान के अनेकों लोग हैं। और सबसे हाईएस्ट गया है 120 प्लस, लेकिन उसके बाद जो है 118 मार्क है, और 118 मार्क लाने वाला अपने संस्थान का ही बच्चा है, और बिहार एसआई फर्स्ट बैच का बच्चा है, जो बैच दोपहर में 3 बजे से 7 बजे के बीच चलता है। आप लोगों के बैच के ठीक बाद जो बैच चलता है उसी बैच का लड़का है जिसको 118 मार्क आया है बीपीएससी 70वीं प्री में, समझ गए। तो जो चीज बिहार एसआई बैच में पढ़ाते वही सब चीज तो आपके बैच में भी पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़े है कि आपके बैच में अलग चीज पढ़ाते हैं। मतलब इससे जो है आपका प्री आराम से निकल सकता है। और बीपीएससी बैच को लेकर के अब तो कोई उहापोह की स्थिति में मत रहिए, क्योंकि मेंस की शुरुआत की, मेंस बैच की शुरुआत किए हैं। और कोई आपके जान पहचान का होगा जो किया होगा, कल एगो क्वेश्चन भी लिखवाए हैं, क्योंकि सब न्यू कमर है। क्वेश्चन लिखवाए हैं, एक प्रस्तावना पढ़ाए, प्रस्तावना पढ़ाने के बाद एक पूरा क्वेश्चन लिखवाए 2-2.5 पेज में, समझ गए। उसके बाद आज भी जो है एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिए हैं, फिर आज भी समझाएंगे और करवाएंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए कोई भी संस्थान जो है जब बीपीएससी का बैच शुरू करता है ना, तो प्रीलिम्स से शुरू करता है, और अधिकतर संस्थान प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाता है। लेकिन हम लोग बीपीएससी बैच की शुरुआत मेंस बैच से किए हैं और मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, समझ गए। कोई इधर से यस सर बोली थी, और तुम गई थी कल, और इसमें से कोई लड़का गया था कल, एगो क्वेश्चन लिखवाए थे ना। तो एक बात बताइए, प्रीलिम्स में जो पढ़े, मेंस में जो पढ़े, चीज तो वही है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है, यही ना, थोड़ा तरीका अलग है। चीज वही ना है जी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, हम आपको बता रहे हैं मेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और जो लोग देने जा रहे हैं मेंस, समझ गए, वो जो कल क्वेश्चन लिखा होगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, हम बता रहे हैं, समझ गए। फिर एक क्वेश्चन दिया वो लिख करके अगर लाएगा, थोड़ा प्रयास करेगा, यही सब चीज कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और फिर आपको लगने लगता है कि हम कर सकते हैं, समझ गए। तो ये है, तो थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन और बिहार पुलिस बैच को लेकर के डेली हर बैच में आप लोग बोलते हैं, तो बिहार पुलिस बैच में बहुत भीड़ होने वाला है, समझ गए। हम जानते हैं ये बात। और भीड़ होने का कारण क्या है, सबसे ज्यादा रिजल्ट बिहार पुलिस में अपने संस्थान से हुआ है, और जिस रोज रिजल्ट आया था ये क्लासरूम, ऊपर वाला क्लासरूम पूरा पैक था, समझ गए। तो इसी वजह से, रिजल्ट के वजह से भीड़ ज्यादा होता है, और कोई खास वजह नहीं होता है। तो हम वही क्लासरूम बड़ा वाला जो मेन क्लासरूम है ना, जो तीसरा सेंटर है, बड़ा वाला क्लासरूम जो मेन क्लासरूम है ना, वही नहीं तैयार हुआ। बाद बाकी 2 क्लासरूम तैयार हो गया है, लेकिन मेन क्लासरूम तैयार नहीं हुआ है। तो मेन क्लासरूम तैयार नहीं होने के वजह से ही जो है बिहार पुलिस बैच का हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप मान के चलिए बीपीएससी बैच शुरू हुआ ना, उसके ठीक 1 सप्ताह बाद जो है, आप मान करके चलिए 21 तारीख को बीपीएससी बैच शुरू हो रहा है, 21, 7, 28, 28 फरवरी को जो है आप मान करके चलिए बिहार पुलिस का भी बैच आ ही जाएगा। क्योंकि मेन है क्लासरूम, बड़ा क्लासरूम चाहिए, छोटा क्लासरूम में बच्चा नहीं आ पाएगा, समझे। और बस यही सब रीजन है, और कोई खास बात है नहीं, समझे। और देखिए इतना लोगों का रिजल्ट होता है, हम यही कहेंगे कि आप लोग भी पढ़िए, समझे। आप लोग का भी रिजल्ट होगा, और आप देख रहे हैं अपने संस्थान से 118 मार्क ला रहा है, 102, 103, 104, 105, बहुत है। हम तो एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 का एडमिट कार्ड दे दिए। मेरा व्हाट्सएप चेक कीजिएगा तो अभी भी लगभग 15 से 20 अपने संस्थान का लड़का मिल जाएगा, जो हमारे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। उस टाइम तक जो आया, वो मैसेज डालने के बाद लड़का भेजा है 15-20, तो वो सब मैसेज हम नहीं डाल पाए पूजा में। उसके बाद हम भी व्यस्त हो गए थे, सरस्वती पूजा हुआ था, समझ गए, अपने संस्थान में। लेकिन आप लोगों को जो है आमंत्रण इसलिए नहीं दिए, भीड़ बड़ी हो जाता है, समझ गए। भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे। बैच बैच होता है तब कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सब लोग एक के साथ आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि 1 सितंबर को जो एनिवर्सरी हुआ था उसमें हम माहौल देख लिए थे, उस दिन तो हम डर गए थे महाराज, समझ गए, क्या होगा नहीं होगा। तब बड़ी डर लगता है भीड़ को लेकर के, समझे। और भीड़ का फायदा जो है असामाजिक तत्व उठा लेता है, और आपके साथ भी थोड़ा इधर उधर हो जाए, कुछ हो जाए तो गलत ना है। उससे बढ़िया है न आइए आप, लेकिन आपके साथ कुछ ना हो।
आपकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है, आप यहाँ आते हैं तो ठीक है। तो इसी सब वजह से जो है किए पूजा, हम बोल दिए थे पूजा करेंगे तो पूजा तो करबे किए, लेकिन जो है आप लोग को आमंत्रण नहीं दिए। लेकिन हाँ, जो लोग आए उनको प्रसादी खिलाए, समझ गए। आप में से अगर कोई भी आए होंगे तो प्रसादी जरूर मिला होगा पूजा के रोज। कोई आए थे आप में से, कोई प्रसादी मिला था ना? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, झूठ कितना बोलता है। प्रसादी मिला था, देखिए बोल रहा है मिला था, ठीक है। प्रसादी कल तक वितरित करवाए, बीपीएससी मेंस वाला बैच में कल भी वितरित करवाए, प्रसादी एकदम परिपूर्ण था। क्या बात करते हैं आप, समझ गए। अब अब देखिए एक बात बताइए, अब मान लिया जाए कि प्रसादी वितरण हुआ, 3 साढ़े 3 बजे तक पूजा हुआ, उसके बाद प्रसादी वितरण हुआ, फिर शाम में 7 बजे सब आरती आरती होता था, सुबह शाम आरती होता था। तो अब आरती के समय आइएगा तो लोग आरती करेगा कि आपको प्रसादी देगा, तो आप गलत टाइमिंग में बाबू आ गए होंगे। नहीं तो प्रसादी इतना बनवाए थे कि जो है आपको बीपीएससी मेंस वाला बैच में पूछ लीजिए, कल बंटवाए हैं पैक करवा करके, कल शाम में बंटवाए हैं। नहीं मिला तो हम क्या करें, अब ना है प्रसादी, ठीक है। चलिए अब आइए पढ़िए। इस मानचित्र पर आइए पढ़िए। देखिए भौगोलिक आधार पर अगर हिमालय पर्वत को देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है उसमें एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक, चौथा है शिवालिक। तो भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक, चौथा शिवालिक। अब इसमें जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। भूगोल वेताओं का, भूगोल के विशेषज्ञों का यह मानना है कि मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगर मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है और शिवालिक आता है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है और शिवालिक। मुख्य हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। अब जो ट्रांस हिमालय है सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की अगर बात करें हम लोग तो ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत में भी है, और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। उसके बाद ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत में है, तिब्बत,
तिब्बत में। तिब्बत, तिब्बत चीन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार अगर आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार जो है आपको तिब्बत में है, तिब्बत में है, तिब्बत में। तो ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है, जिस वजह से ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। और पर्वत श्रेणी हम आपको बताए थे, पर्वत भी हम आपको समझाए थे, पर्वत श्रेणी भी हम आपको समझाए थे। अब आप नहीं समझते हैं तो हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बताए हैं ना जी। पर्वत भी बताए हैं ना, पर्वत श्रेणी भी बताए हैं ना, एकदम बताए। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, लद्दाख आती है, जौस्कर आती है और कैलाश पर्वत श्रेणी आती है, कैलाश। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां आती है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर जैसी पर्वत श्रेणी लद्दाख में है और कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है, तिब्बत में है। अब इसमें जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे मानव शरीर में बैकबोन का बड़ी महत्व होता है। बैकबोन समझते हैं? कौन हड्डी है वो? पीछे वाला रीढ़ की हड्डी ना। इसका महत्व है मानव जीवन में महत्व है। अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो आपको लगता है आप उठ बैठ पाइएगा। बैकबोन का बड़ी महत्व है मानव शरीर में। वैसे ही जो मध्य एशिया है उसमें काराकोरम श्रेणी का बड़ी महत्व है। तो काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी एक पर्वत चोटी का नाम है। जैसे माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी का नाम है, कंचनजंगा एक पर्वत चोटी का नाम है, K2 एक पर्वत चोटी का नाम है, नंदा देवी एक पर्वत चोटी का नाम है। उसी प्रकार से राकापोसी पर्वत चोटी का नाम है। और राकापोसी पर्वत चोटी विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी। राकापोसी पर्वत चोटी पर अगर आप जाते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुआ, पैर उर फिसला, सीधे ओम नमः स्वाहा, समझ गए। और ढाल भी हम आपको समझाए, हर कुछ हम आपको समझाए, समझे। तो इसके अलावे काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही K2 या गाडविन ऑस्टिन आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, काराकोरम में आता है K2 आता है काराकोरम में, और काराकोरम आता है ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है नहीं ना। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी आता है और काराकोरम श्रेणी में K2 आता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। के बाद
जो काराकोरम श्रेणी है ना, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई सारे ग्लेशियर हैं, हिंदी में हिमनद है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में, अरे इधर देखिए ना, उधर क्या देख रहे हैं, समझिए ना जी। ठीक है, इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, वो बोर्ड देखिए या ये बोर्ड देखिए। ठीक है, इधर ही लड़की को देख रही है। ठीक है, देखो लड़का होते तो समझ में आता है, अपोजिट लिंग है, अट्रैक्शन होगा। लड़की है, लड़की होकर के लड़की को देख रहे हैं, बताइए। चलिए, तो समझिएगा आप इस चीज को, क्या बतला रहे थे। हाँ, हाँ सुनिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे ग्लेशियर हैं, कई सारे हिमनद हैं। हिमनद जानते हैं, ग्लेशियर, अंग्रेजी में ग्लेशियर, हिंदी में हिमनद। बर्फ का, बर्फ, बर्फ समझ रहे हैं, बर्फ, बर्फ का जो बड़ा भूखंड होता है, बर्फ का जो बड़ा टुकड़ा होता है, बर्फ का वह भूखंड जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, यानी 12 किलोमीटर में बर्फ ही फैला हुआ है, 72 किलोमीटर में बर्फ ही फैला हुआ है, 76 किलोमीटर में बर्फ ही फैला हुआ है, 50 किलोमीटर में बर्फ ही फैला हुआ है, मतलब बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। तो बर्फ का जो बड़ा भूखंड होता है ना, उसी को कहा जाता है हिंदी में हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर, अंग्रेजी में ग्लेशियर। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 76, 76 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। यानी सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर नहीं आता है, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर के अलावे और भी कई सारे ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, ये सब काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर जैसी पर्वत श्रेणी आती है, उसमें लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। तो ये सब बात आप ट्रांस हिमालय के संदर्भ में याद रखिएगा। अब नीचे से नोट डाउन कीजिए। भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन, हेडिंग मारे हैं आप, अब डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए। भौगोलिक आधार पर भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में ट्रांस हिमालय, दो नंबर में बृहद हिमालय,
3 नंबर में लघु हिमालय, 4 नंबर में शिवालिक। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए ट्रांस हिमालय। डैश देकर, भूगोल वेताओं का यह मानना है कि भूगोल वेताओं का यह मानना है कि मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले भूगोल वेताओं का यह मानना है कि भूगोल वेताओं का यह मानना है कि मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले भूगोल वेताओं का यह मानना है कि मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। इसलिए ट्रांस हिमालय को परा हिमालय इसलिए ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के लद्दाख के साथ साथ उसी में कंटिन्यू। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के लद्दाख के साथ साथ ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के लद्दाख के साथ साथ तिब्बत में भी देखने को मिलता है। जिस कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। जिस कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। जिस कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अगला पॉइंट लिखिएगा ट्रांस हिमालय में ही अगला पॉइंट। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां
आती है। नीचे से काराकोरम पर्वत श्रेणी को, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है।
नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। जो कि भारत के सबसे गहरे गॉर्ज भारत के सबसे गहरे गॉर्ज गॉर्ज भारत के सबसे गहरे गॉर्ज बुंची गॉर्ज बुंची गॉर्ज भारत के सबसे गहरे गॉर्ज बुंची गॉर्ज बुंची गॉर्ज का निर्माण करती है। भारत के सबसे गहरे गॉर्ज बुंची गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है जानते हैं? अरे गड्ढा जो होता है, गहरा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा, मतलब जो गड्ढा कई किलोमीटर में हो। अब जैसे बर्फे का टुकड़ा है, यानी एक बर्फ का टुकड़ा ले लिए फ्रिज में जमा करके और उसको हिमनद कह दीजिएगा, नहीं ना। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा, अब उसको हिमनद आप थोड़े कहिएगा, नहीं कहिएगा। जैसे एक कट्ठा भूमि अनुर्वर है तो उसको आप मरुस्थल कह दीजिएगा, नहीं। वैसे ही नदी जब अपर्दन करती है ना, मतलब नदी जब तोड़फोड़ करती है, समझिएगा आप इस चीज को। नदी जब अपर्दन करती है मतलब नदी जब तोड़फोड़ करती है, तो नदी के जल की गति काफी तीव्र होती है और फिर नदी जो है गहरा गहरा गड्ढा का निर्माण करती है, गहरा गहरा, काफी गहरा गहरा गड्ढा का निर्माण करती है। तो नदी के अपर्दन से जो गहरा गड्ढा का निर्माण होता है, जो गड्ढा कई किलोमीटर तक होता है, मतलब गड्ढा 2 किलोमीटर का गड्ढा है, 3 किलोमीटर का गड्ढा है, समझ रहे हैं? मतलब उसमें गए ओम नमः स्वाहा। जैसे गंगे नदी में आप देखते होंगे कहीं पर काफी गहरा गड्ढा होता है, पैर फिसला, ओम नमः स्वाहा, समझे ना? ओम नमः स्वाहा मतलब खत्म। हाँ, आप जाइएगा ना, पूछ रही वहां कोई नहीं जाता है, क्या करेगा? मरने के लिए जाएगा? आपको मरना है तो बोलिए, हम आपको भेज देते हैं, चल जाइएगा, क्या जी? तो नदी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति ही गॉर्ज कहलाती है। सरल अर्थों में कहे तो एक प्रकार का गहरा गड्ढा होता है जो कई किलोमीटर में फैला हुआ होता है, समझ गए? ये है
हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा है बृहद हिमालय। तो अब आप हेडिंग मारिएगा बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आगे आप हेडिंग मारिएगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हेडिंग मार लिए गुरुजी लोग। अब सुनिए, हीरो साहब आइए सुनिए, बृहद हिमालय। देखिए, हिमालय पर्वत कि अगर हम बात करें तो भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में अगर देखा जाए, pitch infinity is not responding. If you close the program you might lose information. Close the program, wait for the program to respond. हो गया, आ जाइए। देखते हैं सिस्टम सब गड़बड़ हो जाता है, हैंग करता है, हैंग हो गया है। हाँ, वो सिर्फ सिनेमा में पुष्पा नहीं झुकता है रियल लाइफ में सब झुकता है। वो सब भरम में मत रहिए आप लोग। आगे आइए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में लघु हिमालय है। तो जो बृहद हिमालय है ना, वह ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। जो बृहद हिमालय है वह ट्रांस और लघु हिमालय के बीच में है। और बृहद हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। बृहद हिमालय को बृहद हिमालय के अलावे और भी कई नामों से जाना जाता है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, और बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व की अधिकतर ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसी वजह से बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। और बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर होता है। 6100 मीटर बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई होता है 6100 मीटर। 6100 मीटर होता है। और विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, वह भी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वह बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावे बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है। बृहद हिमालय का जो पार्ट है, बृहद हिमालय वाला जो हिस्सा है, बृहद हिमालय वाला हिस्सा सालों भर बर्फ से ढका रहता है। सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिस वजह से बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री। इसके अलावा बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य हिमालय का हिस्सा है। तो बृहद हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। और बृहद हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट आती है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। यह मुख्य तौर पर नेपाल में है,
लेकिन नेपाल के साथ साथ इसका विस्तार तिब्बत में भी है। मुख्य तौर पर माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल में, लेकिन हल्का फल्का विस्तार इसका तिब्बत में भी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, चोमोलंगमा कहा जाता है। और इस बृहद हिमालय के अंतर्गत ही भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी आती है। भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी आती है और कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,598 मीटर। और यह जो कंचनजंगा है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा का विस्तार भारतीय राज्य के संदर्भ में सिक्किम में है और सिक्किम के साथ साथ इसका विस्तार जो है आपको नेपाल में भी है। और जो कंचनजंगा है कंचनजंगा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इस लाइन को आप समझिएगा, ठीक है? यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या हो रहा है? इतना समझाते नहीं समझिएगा। हम बड़ी क्रूर अत्याचारी भी हैं, नहीं पता है? क्या हुआ? क्या पूछ रही है? क्या बोल रही है? सर पे दुपट्टा क्यों ली हुई है? अब मेरा मन है हम दुपट्टा रखे, ये कौन पूछने वाली होती है? हे भगवान, यही सब करने के लिए आते हैं आप लोग। ए मुटकी, खा पी के मोटा गई है, दूसरे से पूछते रहती है सर पे दुपट्टा काहे रख ले है। अब उसका मन है दुपट्टा रखे, नहीं रखे। पढ़ो। अजीब बात। चलिए सुनिए, शांत रहिए। आप लोग शांत काहे रहते हैं, समझिए। देखिए, कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, दूसरी ऊंची पर्वत चोटी K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। अब जो कंचनजंगा है यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देखिए, एक बात अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं, K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। नहीं बताएं? अब ये न बताएं तो आप इस बात को समझिएगा। क्या समझिएगा? आप ये समझिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा। अगर सीधे तौर पर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो आंसर हो जाएगा K2। लेकिन वही हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर देखा जाए तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है। और कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और बृहद हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है। अब अगर यहां पर यह पूछे हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचन
समझे हैं? पक्का? कल नहीं, एक सप्ताह बाद पूछेंगे, जवाब दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? लिख करके दे देते हैं, नहीं दीजिएगा? अरे नहीं दीजिएगा? हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, हम पूछेंगे ना। लिखिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय डैश देकर लिखिएगा। ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय अवस्थित है, बृहद हिमालय अवस्थित है, बृहद हिमालय अवस्थित है। इसे कई नाम, इसे कई नाम जैसे महान हिमालय, कोमा, इसे कई नाम जैसे महान हिमालय, कोमा, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, कोमा, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, कोमा, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, कोमा, हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर होता है। पेन गिराए लड़की, पेन गिराओ, उठा लो। 6100 मीटर होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है, यह नेपाल में स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। यह पर्वत चोटी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है, यह पर्वत चोटी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। यह पर्वत चोटी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है।
उसी में आगे कंटिन्यू, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, हाँ उसी में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलंगमा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलंगमा। और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, हिमालय में स्थित, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह सिक्किम में स्थित है। यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। यह बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। यह बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए, आज जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। और एक मिनट, आप लोग एक नया टीचर करंट वाला लाए थे, उससे पढ़े थे आप लोग? पढ़े थे? कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? हैं? क्या बोले? क्या क्या जल्दीबाजी में पढ़ा रहे? लिखवाते ना? लिखवाते बहुत ज्यादा है। हैं? फास्ट में लिखवाते और स्लो हो जाएगा। हैं? सब कुछ अच्छा है देखिए, ये लड़की बोल रही है सब कुछ अच्छा है, पास कर दिए हैं। पीछे बहुत हल्ला करता है। कूट देंगे हम, कूट देंगे एक तरफ से। अच्छा, देखो बाबू, सुन लो, सुन लो। वो जो मास्टर है, एगो एकेडमी है चाणक्य IAS, उसमें यूपीएससी बीपीएससी वाला को पढ़ा के आया है। और एगो दिल्ली में है दृष्टि IAS, उसमें भी वो काम किया है। और एगो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी वो काम किया है।
तो ये सब हम तुम लोग को जो है अच्छे अच्छे फैकल्टी को तुम्हारे फाउंडेशन बैच में उतार दे रहे हैं। तो तुम लोग को लगता है कि हल्का आदमी है, भरम में मत रहना। उनका हम इंट्रोडक्शन नहीं दिए थे, तो ये भरम में मत रहना कि कोई ऐरा गहरा आदमी आकर के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएगा। और जैसे पढ़ाता है मास्टर वैसे पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसी वजह से हम रखे हैं। आपको क्या लगता है? उनको हम 3 महीना से हॉस्टल में पढ़वा रहे हैं, उसके बाद जाकर के यहाँ पर हम आपको प्लेटफॉर्म पे उतरवाए हैं, समझे? टेस्टेड प्लेयर है, उसको टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। हम 3 महीना से जो है उसका परीक्षा ले रहे हैं। तो आप लोग ही भरम में मत रहिएगा, ऑर्डर दे देंगे, कूट देगा एक तरफ से, समझे? पढ़ने के लिए आया है यार, पढ़ो। विद्यार्थी जैसा लक्षण अपने भीतर डेवलप करो यार। क्या तू लोग कर रहा है? ठीक है, अच्छे पढ़ाते हैं, हमको पता है, समझे? ऐसे हम हजारों की भीड़ में ऐसे ऐरा गैरा को उतार देंगे। अगर आप हैं तो आप भरम में जी रहे हैं, ठीक है? तो कल तो ऐसे पिछले सैटरडे को करेंट हुआ है, कल होना चाहिए टेस्ट। जितना हुआ है उसका टेस्ट होगा, साथ ही साथ क्लास भी होगा। क्लास किस चीज का होगा? तो बजट का होगा। 1 फरवरी 2025 को बजट आया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। और यह बजट आगे आने वाले 1 साल के भीतर जो भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जामों के लिए करेंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो कल का क्लास बजट का क्लास होगा और साथ ही साथ टेस्ट भी होगा। तो सब लोग कल आइए, टेस्ट दीजिए, बजट का क्लास कीजिए और चल जाइए। और आराम से स्टूडेंट जैसे पढ़ो। है लड़का, तुम रहता है ना, जो बदमाशी करेगा क्लास में, ठीक है, सबको चिन्हित करो, सबका फोटो लो, सबका मोबाइल जब्त करो, सबका कार्ड जब्त करो और हमको जमा करो। हम जिस रोज क्लास में आएंगे उस रोज हम उसका इलाज करेंगे बढ़िया से, ठीक है? तो ठीक है, आगे आज जितना समझाए हैं पढ़ाए हैं उसको समझाएं, लिखा है उसको पढ़िए। पढ़ लिए? दो एक कॉपी दो। बताओ, भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में ट्रांस हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है? परा हिमालय और तिब्बती हिमालय। परा हिमालय और तिब्बती हिमालय। ट्रांस हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? कौन आता है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सबसे बड़ा ग्लेशियर
कितना किलोमीटर में फैला? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? कौन सी दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है? लद्दाख और कौन सी दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है? भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है, उस गॉर्ज का क्या नाम है? क्या है? बृहद हिमालय किसके किसके बीच में अवस्थित है? ट्रांस और बृहद हिमालय किसके किसके बीच में अवस्थित है? अच्छा, बृहद हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? कितना मीटर है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में। इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में। तिब्बत में। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कंचन। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? चलिए, लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिएगा, हमको पहले निकलने दो, उसके बाद।